जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। हम सेक्शन 144C की बात करेंगे जो बोलता है असेसमेंट विथ डीआरपी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल की बात करता है। हाँ, ठीक समझा आपने, इनकम टैक्स एक्ट की बात करो जिसमें एक सेक्शन है 144C। हम लोग इसके पहले सेक्शन जो पढ़े थे वो था 92CA था। अभी उसी के कंटिन्यूएशन में मैं ये 144C ले रहा हूँ जो कि है असेसमेंट विद डीआरपी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल। अच्छा, ये क्यों होता है, कैसे होता है, उसका पहले मीनिंग पढ़ेंगे, एलिजिबल असेसी कौन है वो पढ़ेंगे और उसका प्रोसीजर क्या है पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं मीनिंग इसका। अच्छा, मीनिंग नाम में ही लिखा है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल। इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी झगड़ा है, कोई भी डिस्प्यूट है, उसको रिजॉल्व कर दिया जाता है। इनकम टैक्स चाहता है कि जो भी लोग हैं इस असेसी, जिसका नाम है असेसी, ज़्यादा से ज़्यादा उनका डिस्प्यूट यहीं पे खत्म हो जाए, मैटर कोर्ट तक ना जाए। कोर्ट में जाता है मैटर, फिर टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, असेसी परेशान होता है। तो वैसे ही इनकम टैक्स चाहता है कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल बैठाया जाए, कमिटी एक, और जो कि इनके झगड़े को सुलझाए। अच्छा, मीनिंग आप समझ गए होंगे। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल में 4 लोग होते हैं, जैसे कि सेक्शन में नाम है, एक नहीं 4 लोग आपका क्या करेंगे, असेसमेंट प्रोसीजर करेंगे। 4 लोग मतलब क्या, 4 मतलब क्या, यहां पे आपका रहेगा AO प्लस 3 आपका CIT लेवल के, तीन CIT होंगे। CIT मतलब क्या, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो यहां पे हो जाते 4 लोग जो कि आपका असेसमेंट प्रोसीजर करेंगे। तो इससे आपको ये याद रखना है, सेक्शन 144 एक नहीं 4। सी मतलब जब सी लोग तो झगड़ा ही होता है ना, तो झगड़ा रिजॉल्व करेंगे, तो ये याद रखो। ठीक, आ जाइए। मीनिंग एलिजिबल असेसी क्या है, यहाँ पे वही लोग जा सकते हैं, सब कोई, हम तुम्हारे जैसे लोग नहीं जा सकते, यहाँ पे वही लोग जा सकते हैं। एक तो फॉरेन कंपनी, एक कौन जा सकता है बेटा, यहाँ पे फॉरेन कंपनी जा सकता है। अब फॉरेन कंपनी को वीआईपी, ये सेक्शन बोलता है वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे, तो वीआईपी हैंडल विथ केयर करेंगे ना, जो भी उसका है वो हैंडल विथ केयर करेंगे, जो भी झगड़ा है, मैटर है। तो फॉरेन कंपनी को वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि भाई फॉरेन कंपनी तो एक मेहमान है, इंडिया में आए यहाँ पे और अच्छा बिजनेस कर रहे, बहुत पैसा कमा रहे, और लेकिन अगर उनको कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ा बार बार और उनका मैटर नहीं सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जाता है, तो फिर वो फॉरेन में जाके बोलेंगे कि यार इंडिया का जो लीगल सिस्टम है बहुत घटिया है, ऐसा बोलेंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इनकम टैक्स चाहता है कि जो हमारा यहाँ का लीगल सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहे, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। किसको, फॉरेन कंपनी को। तो ये ऑलवेज होते हैं फॉरेन कंपनी, इनका मैटर ऑलवेज किस में जाता है, डीआरपी के ही थ्रू होता है, जिसे बोलते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल। तो ये ऑलवेज जाते हैं। दूसरा यहाँ पे एलिजिबल असेसी हैं टपो। देखो बेचारा रो रहा है, देखो कैसे रो रहा है। हाँ, टपो पीड़ित। टपो मतलब होता है टीपीओ, टी मॉट ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, जो आपका आर्म लेंथ प्राइस निकालता है। वो आर्म लेंथ प्राइस अगर आपको सेटिस्फैक्टरी नहीं है, आप उससे दुखी हो, आप बहुत दुखी हो, बोलते हैं नहीं यार मुझे इतना नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए, तो टपो आप पीड़ित हो गए। तो आप टपो पीड़ित, टपो मतलब ट्रांसफर प्राइस ऑफिसर, जो आपका आर्म लेंथ प्राइस निकाला है उससे आप दुखी हो, और उससे दुखी होकर के आप किसके अंदर आ सकते हो, डीआरपी के अंदर आ सकते हो, डायरेक्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल के अंदर। तो देखो क्या होता है कि एओ रहता है, एओ क्या करता है, आर्म लेंथ प्राइस असेसी निकाल के देता है, असेसी निकाल के देता है, तो एओ बोलता है अब तुम्हारा आर्म लेंथ प्राइस मैं निकालूंगा, क्योंकि ये प्रॉपर मेथड से नहीं है, प्रॉपर प्रोसीजर से नहीं है। तो एओ तो बोल तो दिया मैं निकालूंगा, लेकिन उसको इतना नॉलेज तो है नहीं, तो वो किसको रिफर कर देता था, टपो को, ट्रांसफर प्राइस ऑफिसर, जो कि एक्सपर्ट होता है आर्म लेंथ प्राइस निकालने में। आर्म लेंथ प्राइस वो टपो ने निकाला, लेकिन असेसी अभी भी उससे क्या है, दुखी है। किसके द्वारा निकाले गए आर्म लेंथ प्राइस से, टपो के द्वारा। तो वो क्या करेगा, डीआरपी को अप्लाई कर सकता है। आगे हम बढ़ते, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगेगा, इसलिए ये सारी कहानी बनाई गई है। तो यहाँ पे एलिजिबल असेसी 2 है, एक फॉरेन कंपनी है और दूसरा क्या है, टपो पीड़ित, जो ट्रांसफर प्राइस, जो आर्म लेंथ प्राइस उनका निकाला जाता है ट्रांसफर प्राइस ऑफिसर के द्वारा, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के द्वारा, वो उनको सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है, इसलिए। तो 2 लोग यहाँ पे आएंगे। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की। अब प्रोसीजर की बात करेंगे तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी है। एक 2 पॉसिबिलिटी है, क्या होता है कि जब हम एओ बैठा है और असेसी बैठा है, एओ बोलता है कि भाई तुम डीआरपी में तो आ गए, अब जो टपो ने प्राइस निकाला था वो बाइंडिंग है किसके लिए, आर्म लेंथ प्राइस जो निकाला टपो ने, वो बाइंडिंग किसके लिए है, असेसी के लिए है? नहीं, वो किसके लिए बाइंडिंग है बेटा, असेसिंग ऑफिसर के लिए। तो असेसिंग ऑफिसर के लिए अगर वो बाइंडिंग है तो असेसिंग ऑफिसर कुछ नहीं कर सकता, जो कैलकुलेशन करके निकालना है वो तो निकालेगा लायबिलिटी किसके, असेसी की। तो असेसी
क्या किसके रूट से जा रहा है अभी, डीआरपी के रूट से। तो डीआरपी क्या बोलता है, उसको प्रोसीजर अभी ध्यान से हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। देखो क्या है, दो पॉसिबिलिटी है। एओ ने क्या किया, कैलकुलेशन पूरा निकाल के और किसके सामने ड्राफ्ट रखा, ड्राफ्ट मतलब कच्चा चिट्ठा, ऐसे ही रफली कैलकुलेशन किया और टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही किसके सामने रखा, असेसी के सामने रखा। और असेसी उससे या तो सेटिस्फाई होगा या तो ऑब्जेक्शन आएगा उसको। अगर वह एक्सेप्ट करता है तो चिंता ही नहीं, फिर ये डीआरपी का केस ही नहीं हुआ एक तरीके से, फिर वो चिंता कोई है ही नहीं। वो क्या करेगा, कौन, असेसिंग ऑफिसर फाइनल ऑर्डर पास कर देगा और असेसी खुश और असेसिंग ऑफिसर भी खुश, तो दोनों खुश हो जाएंगे। इसके लिए ये अभी चार्ट बनाएंगे तो और अच्छे से समझेगा, पहले सुन लो ध्यान से मेरी बात। अगर ऑब्जेक्शन क्रिएट किया तो ऑब्जेक्शन ऐसे ही नहीं मान लेते, हाँ ऑब्जेक्शन है मुझे, नहीं, ऑब्जेक्शन होगा तो ऑब्जेक्शन कच्चा चिट्ठा पूरा लिख के देगा, कौन, असेसी की, मुझे ये पॉइंट पे प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, किस पे, आर्म लेंथ प्राइस के साथ साथ अदर भी प्रॉब्लम लिख सकता है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि भाई वो यहाँ पे तो पीड़ित था तब डीआरपी में गया, तो वापस से ड्राफ्ट ऑर्डर भेजा असेसी ने किसको, असेसिंग ऑफिसर ने किसको, असेसी को, तो असेसी भी सेटिस्फाई कैसे हो जाएगा, क्योंकि वहां पे पांचों हेड वो कैलकुलेट करेगा। आपको दुख था आर्म लेंथ प्राइस से, लेकिन जब आप फाइनल लायबिलिटी देखते हो तो यार ठीक है इतना सा है मैं भर दूंगा, आई एम कंफर्टेबल, ऐसे करके, तो इसलिए वहां पे आप ऑब्जेक्शन नहीं क्रिएट करते। तो दो पॉसिबिलिटी बनाई जाती है, कानून है, लॉ है। तो अभी देखो क्या होता है बेटा कि जब वो एक्सेप्ट करेगा तो फाइनल ऑर्डर वो पास कर देगा, कितने टाइम में क्या करेंगे वो अभी हम चार्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्शन क्रिएट किया तो पूरा लिख के देना पड़ता है। अच्छा, ये टपो पीड़ित डीआरपी में तभी आ सकता है, याद रखना, अगर उसका मेन पीड़ा आर्म लेंथ प्राइस है, तो मेन जो उसका दुख है, जो मेन प्रॉब्लम है वो आर्म लेंथ प्राइस होगा। उसके साथ साथ अदर प्रॉब्लम भी वो लिख सकता है, लेकिन सिर्फ अदर प्रॉब्लम के लिए नहीं आ सकता। मेन प्रॉब्लम आर्म लेंथ प्राइस, मतलब टपो ट्रांसफर प्राइस ऑफिसर जो उसका आर्म लेंथ प्राइस निकाला उसके थ्रू वो उसका मेन पीड़ा होना चाहिए, उसके साथ एडिशनल पीड़ा भी एक्सेप्ट होता है डीआरपी के अंदर। आइए हम चार्ट बनाते हैं और समझते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले ये असेसिंग ऑफिसर है या असेसी है, ये क्या करेगा बेटा, इसको क्या भेजेगा, एक ड्राफ्ट ऑर्डर, क्या भेजेगा, ड्राफ्ट ऑर्डर। ड्राफ्ट ऑर्डर क्या होता है, कच्चा चिट्ठा इसे लिख के वर्किंग करके देते हैं कि हाँ भाई ये आपका कैलकुलेशन है, टैक्स लायबिलिटी जितना बन रहा है, आप इससे सेटिस्फाई हो या नहीं हो। तो ड्राफ्ट ऑर्डर किसको भेजेगा, असेसिंग ऑफिसर किसको, असेसी को। अब असेसी इससे क्या कर सकता है, एक्सेप्ट करता है या तो रिजेक्ट करता है ना, मतलब ऑब्जेक्शन लेता है, रिजेक्ट, ठीक है। तो एक्सेप्ट करता तो क्या होगा, पहले हम एक्सेप्ट वाला पॉसिबिलिटी लेते हैं, आइए देखते हैं। तो असेसी इससे क्या करेगा, अगर वो एक्सेप्ट करता, मैंने देखो एरो इधर बनाया, अगर उसका एक्सेप्टेंस है, इस पे एक्सेप्ट कर लेता है कि जो ड्राफ्ट ऑर्डर आपने बनाया, पांचों हेड का कैलकुलेशन किया है, वो मुझे सेटिस्फैक्टरी है, तो मैं मानता हूं कि हाँ ये मुझे एक्सेप्ट है, तो फिर ये क्या करेगा, एओ इसको फाइनल ऑर्डर दे देगा, कहानी खत्म हो जाएगी, सिंपल। लेकिन ये जो एक्सेप्टेंस है कितने दिन में करना चाहिए, तो ये 30 डेज है। कितना डेज है, 30 दिन। अच्छा, 30 दिन कहां से गिना जाता है, 30 दिन कहां से गिना जाएगा, जब ये ड्राफ्ट ऑर्डर इसको दे देगा ना और इसके हाथ में आ जाएगा, असेसी के हाथ में ड्राफ्ट ऑर्डर रिसीव हो गया, उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर अपना एक्सेप्टेंस देना होगा, किसको, एओ को। अच्छा, 30 दिन, अच्छा मान लो 5 तारीख को आया ड्राफ्ट ऑर्डर, मेरे हाथ में आया 5 तारीख को, तो क्या 5 तारीख से काउंट होगा, नहीं, 6 तारीख से काउंट होता है, आने वाला दिन कंसीडर नहीं करते। तो रिसीव होगा, उसके विद इन 30 डेज क्या करेगा, एक्सेप्टेंस देना रहेगा। अच्छा, जैसे ये एक्सेप्टेंस दिया तो ये भाई रफ कैलकुलेशन था, ये रफ कैलकुलेशन था, तो ये क्या करेगा, फाइनल ऑर्डर पास करेगा, किसको, असेसी को। ये देखो इधर आया एरो, और यहां पे लिख देता हूं फाइनल ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर, ठीक है। तो यहां पे इसको क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट ऑर्डर फॉरवर्डेड, ड्राफ्ट ऑर्डर फॉरवर्ड कर रहा है, ये ड्राफ्ट ऑर्डर क्या कर रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है, और इसको क्या बोलेंगे, फाइनल ऑर्डर पास। ये थोड़ा सा एग्जाम में ध्यान देना कि यहां पे ड्राफ्ट ऑर्डर पास नहीं बोलना, ड्राफ्ट ऑर्डर फॉरवर्डेड है और ये फाइनल ऑर्डर पास होता है, ठीक है, ये याद रखना। तो ये कब टाइम में होगा, 1 मंथ। अच्छा, 1 मंथ ये कब से कंसीडर होगा, 1 मंथ कहां से लेंगे, 1 मंथ फ्रॉम, फाइनल ऑर्डर कौन देगा, एओ, किसको, असेसी को। 1 मंथ फ्रॉम कहां से, वो मंथ के एंड से, मंथ के एंड से जहां से ये एक्सेप्टेंस एओ को मिला। सपोज एक्सेप्टेंस एओ को आया 25 जुलाई को, तो ये 1 मंथ कंसीडर होगा फ्रॉम जुलाई के बाद अगस्त, फ्रॉम 1 अगस्त से एंड ऑफ
31 अगस्त, मतलब क्या कि 31 अगस्त तक इसका ड्यू डेट रहेगा। उसके डेट के पहले पहले एओ को क्या करना, फाइल करना रहेगा, फाइनल ऑर्डर पास करना रहेगा। तो याद रखना वापस से कि फाइनल ऑर्डर कहां से देगा, विद इन 1 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ। कहां से, जहां से एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम किससे, असेसी से। याद रहेगा इतना, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी थी। अब इसी में मैं दूसरी पॉसिबिलिटी ऐड करता हूं, अगर वो ऑर्डर रिजेक्ट किया तो, रिजेक्ट इन द सेंस ऑब्जेक्शन लिया तो। ये देखो यहां पे एरो आया और यहां पे क्या हो गया, रिजेक्ट, ऑब्जेक्शन आता है। अच्छा, इसको मैं लिख रहा हूं ऑब्जेक्शन। अगर उसने ऑब्जेक्शन लिया तो विथ उसको क्या करना है, एविडेंस वगैरह देना पड़ेगा, सब कुछ कच्चा चिट्टा लिख के देना पड़ेगा कि मुझे ये पॉइंट से प्रॉब्लम है, मुझे ये, और आर्म लेंथ प्राइस के साथ साथ अदर भी प्रॉब्लम आपको बता सकते हो, ठीक है। तो ये इसको क्या देगा, ऑब्जेक्शन। अब भाई ऑब्जेक्शन है 99%, तो यही होता है ऑब्जेक्शन। 1% केस है, लॉ है तो बना के रखा है। अब ऑब्जेक्शन है तो ये भाई सब तो आपको कुछ नहीं कर सकते। ऑब्जेक्शन आपको इसको एक सबमिट कर दिया, ये चुपचाप अपने टेबल पे रखेंगे, बैठेंगे, अच्छा ऑब्जेक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चुपचाप बैठे रहेंगे। क्यों, क्योंकि इसीलिए तो टीम बिठाई गई जिसका नाम है डीआरपी। तो एक ऑब्जेक्शन लेटर इनको भी जाएगा, किसको, डीआरपी को, इनको भी ऑब्जेक्शन जाएगा लिखित में पूरा कि मुझे ये पॉइंट पे प्रॉब्लम है, तो डिस्कस ये लोग आपस में करेंगे, और एक इनको फाइल हो गया। अच्छा, ये ऑब्जेक्शन कितने दिन में करना, सेम यही 30 डेज, 30 डेज, ये भी सेम 30 डेज। 30 डेज कहां से, ऑर्डर जिस दिन रिसीव हो उसके नेक्स्ट डे से काउंट हो जाएगा 30 डेज। समझ में आया? तो जहां पे डेज लिखा आपने वहां पे देखा होगा नेक्स्ट डे से काउंट हो रहा है, लेकिन जहां मंथ लिखेंगे हम वो एंड ऑफ द मंथ से स्टार्ट होगा। समझ में आया? चलो आ जाओ बेटा। तो ये जैसे ही ऑब्जेक्शन इनके पास है, ये तो अपने टेबल पे रख देंगे, क्योंकि इन्होंने तो ड्राफ्ट दिया था, एक्सेप्ट तो किया नहीं, तो ये ऑब्जेक्शन तो अपने लिख के रखेंगे। बट एक कॉपी जो उसको जा रहा है डीआरपी को, डीआरपी आपस में 3 जज बैठे, 3 जज बोले तो सीआईटी लेवल, सीआईटी मतलब क्या है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, बड़ा नॉलेज है उनको, और वो नॉलेज लेके ये ऑब्जेक्शन लेटर देखेंगे कि ये खर्चा इसका अलाउ होना चाहिए, डिसअलाउ होना चाहिए, ये होना चाहिए, आर्म लेंथ प्राइस ऐसे कैलकुलेट होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये लोग अपने में डिस्कस करेंगे और फिर क्या करेंगे, ये डायरेक्शन देंगे किसको, एओ को। डायरेक्शन मतलब क्या, हम डायरेक्शन क्यों देंगे, ये डायरेक्शन इनको देंगे, नथिंग बट ये ऑर्डर दे रहा है कौन, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, 3 लोगों के बेंच जो बैठा है, वो बोलता है कि हे एओ, ये एसएससी चट्टा है या ईमानदार है कि क्या है, वो डायरेक्शन देके बताएगा, और ये एओ के ऊपर वो डायरेक्शन बाइंडिंग है। एओ नहीं बोल सकता मैं नहीं मानूंगा, तुम लोग क्या बोल रहे हो, नहीं, इसकी औकात ही नहीं है, औकात है क्या कुछ नहीं, बाप लोग बैठे इधर, 3 बाप है, समझना। तो ये 3 लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्शन देंगे। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं डायरेक्शंस। अब डायरेक्शंस कितने टाइम में देना है, ये बहुत मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने टाइम में देना है। तो ये 9 मंथ के अंदर होना चाहिए, 9 मंथ्स। अच्छा, 9 मंथ कहां से, लोग सिंपल सी बात करते सर जिस दिन ऑब्जेक्शन फाइल किया उस दिन के, उस मंथ के एंड से 9 मंथ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कानून सोचता है कि कम समय इनको दो जिससे जल्दी जल्दी फैसला आए, लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ये कन्विंस फाइल करेंगे, डायरेक्शन देंगे कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और इनका सॉल्यूशन ये है, तुम ऐसे ऐसे करो। 9 मंथ कहां से, फ्रॉम, यहां से, यहां मतलब क्या, फ्रॉम ड्राफ्ट ऑर्डर फॉरवर्डेड। एसएससी ने 25 जुलाई को ड्राफ्ट ऑर्डर मान लो फाइल किया था, किस फॉरवर्ड किया था किसको, एओ ने एसएससी को 25 जुलाई को मान लो क्या किया था, ड्राफ्ट ऑर्डर फॉरवर्ड किया था एओ ने। तो जिस दिन फॉरवर्ड किया था उस मंथ के एंड से, सपोज 25 जुलाई को एओ ने फॉरवर्ड किया ड्राफ्ट ऑर्डर, उस महीने का एंड क्या है, 31 जुलाई। 31 जुलाई के बाद 9 महीने के अंदर अंदर यहां से कंसीडर होगा, 9 मंथ के अंदर अंदर क्या करना रहेगा, इन 3 सीआईटी लेवल को डायरेक्शन देना रहेगा एओ को, और एओ फिर क्या करेगा, फाइनल ऑर्डर पास करेगा। क्यों, ड्राफ्ट लेगा और वो डायरेक्शन लेगा, कुछ चेंजेस करेगा, और जैसे जैसे डायरेक्शन दिया वैसे सब चेंजेस करके फिर फाइनल ऑर्डर पास करेगा, और फाइनल ऑर्डर सेम पीरियड है 1 मंथ,
सेम पीरियड कितना है ये देखो, मैं यहां पे ऐसे आपको समझा रहा हूं, ये आपका फाइनल ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर। ये फाइनल ऑर्डर कहां पे आएगा, 1 मंथ के अंदर कौन फाइल करेगा, कौन देगा, पास करेगा, एओ शैल पास फाइनल ऑर्डर विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ जहां से डायरेक्शन रिसीव हुआ। सपोज डायरेक्शन उसको मिला था 10 नवंबर को, तो 31 दिसंबर तक इसके पास, एओ के पास टाइम है कि एसएससी को क्या फाइल करे, क्या पास करे, फाइनल ऑर्डर, जो डायरेक्शन दिया गया उसके मुताबिक। समझ में? अब कहानी ये आती कि भाई इससे अगर दुखी हुआ एसएससी, तो ये फाइनल ऑर्डर से एसएससी दुखी हुआ तो क्या करेगा भाई, अगर इससे दुखी होता है ना, ये लोग सब भाई फैसला दिए, इनसे दुखी होता है तो कहां पे जाना पड़ेगा आपको, आईटेट के पास। अपील कहां फाइल होगा, आईटेट, आईटेट के पास। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं सीटा के पास होगा क्या, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, वहां पे होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये उसी लेवल वाले हैं भाई। सीटा कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील के पास जाएगा नहीं। अगर डायरेक्शन दिए हैं तो आपको आईटेट के पास जाना पड़ेगा, वहां नहीं हुआ तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं हम। तो ये किस लेवल पे अपील फाइल होगा, अगर होगा तो, अगर इससे भी दुखी होगा अपील तो आईटेट लेवल पे, तो याद रखना। और ये डायरेक्शन एओ के ऊपर बाइंडिंग है। अब ये सवाल आता है ड्राफ्ट ऑर्डर की जो बात हो रही है, ड्राफ्ट ऑर्डर का टाइम पीरियड क्या है? असेसमेंट प्रोसीजर जो अलाइव है आपका, वो चल रहा है, वो एक आपने सुना होगा 12 महीने का टाइम होता है, एक होता है 24 महीना। अच्छा, 12 और 24 महीना किस किस केसेस में आते हैं? नॉर्मल जो आपका होता है वो 12 मंथ का होता है फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। आपका जो एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर होता है वही टाइम पीरियड है, 12 महीने के अंदर अंदर। आफ्टर असेसमेंट पीरियड 12 महीने के अंदर अंदर जो रहेगा असेसमेंट हो जाएगा। बट एक होता है अगर आप ट्रांसफर प्राइसिंग केस में हो तो 12 महीना एक्स्ट्रा आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड 24 महीना। तो 24 महीना भी है और 12 महीना, उस 12 या 24 महीने के अंदर अंदर ड्राफ्ट फॉरवर्ड हो जाना चाहिए ड्राफ्ट ऑर्डर। तो ये पीरियड कितना भी लगे चलता है, ये पीरियड के अंदर रहेगा तो भी चलेगा। लेकिन ये ड्राफ्ट ऑर्डर 24 महीना या 12 महीना वाला केस जो भी है, ड्राफ्ट ऑर्डर फॉरवर्ड होना चाहिए, जो आपका असेसमेंट प्रोसीजर चल रहा था। इतना समझ में आया? ठीक है, चलो अब इन दो आपने देखा होगा कुछ फर्क नजर आया होगा नॉर्मल प्रोसीजर में और ये टपो पीड़ित और फॉरेन कंपनी। तो ये जो असेसी है कौन है, फॉरेन कंपनी और टपो पीड़ित, ये दो लोग। समझ में आया? तो ये चार्ट के थ्रू समझ लो। अब